दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में, जो कि 8 नंबर का यूनिट है। दोस्तों इसका नाम है गणित की प्रकृति, सीखना और सिखाना। तो गणित की प्रकृति से दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से बनेगा और गणित के सीखना सिखाना किस प्रकार से होता है तो वो एक प्रश्न बनेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। 8 नंबर का यूनिट है तो जाहिर सी बात है दोस्तों एक प्रश्न आपके यहाँ से निबंधात्मक आएगा। निबंधात्मक सारे प्रश्न जो है 6-6 नंबर के होते हैं आपके। तो एक प्रश्न यहाँ से निबंधात्मक आएगा और कुछ प्रश्न यहाँ से एक या दो प्रश्न यहाँ से छोटे या मल्टीपल चॉइस वाले या अतिलघु उत्तरात्मक यहाँ से बनेंगे। तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे, जिनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाना संभावित ना हो। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो 180 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो त्रिभुज से रिलेटेड दोस्तों आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समकोण त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है कितने डिग्री का होता है, या फिर पूछ ले कि समबाहु में जो कोण है कितनी डिग्री का होता है। तो इस तरह से पूछ ले आपको, तो त्रिभुज के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज का आपको सूत्र भी पूछ सकता है कि 1/2 और आधार की ऊंचाई वगैरह। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ का यह मानना है कि सभी प्रकार की गणित औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। तो यहाँ पे गणितज्ञ का नाम लिखना है व्हाइट हेड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण से छात्र के मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस विकास को कहा जाता है तो चारित्रिक विकास। हमारे चरित्र का विकास भी होता है मानसिक विकास के साथ साथ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित ही विज्ञान का प्रवेश द्वार व कुंजी है, यह कथन है रोजन बेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है, यह कथन किसका था। तो अनुशासिक उपयोगिता में यह कथन हमें देखने को मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहाँ पे है। तो व्यवहारिक शिक्षण में गणित का जो है गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण क्या है। तो हाइबेन वर्ग के द्वारा यह कथन कहा गया कि गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी संख्याएं जो 4k + 6 के रूप में लिखी जा सकती है तो क्वाड्रा संख्याएं कहलाती है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि निगमन तर्क को परिभाषित कीजिए। निगमन तर्क क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकता है। निगमनिक तर्क इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं और निष्कर्ष के प्रयोगों का प्रयोग, नियमों का प्रयोग किसी चीज को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो ज्ञात परिणाम होते हैं, परिभाषाएं होती है और निष्कर्ष होते हैं, उन नियमों का जो प्रयोग किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला पहले से दिया हुआ होता है, सीधा हमें सिंपली इस फॉर्मूला जो है सूत्र में अप्लाई करना होता है और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाता है, तो वो निगमनिक तर्क होते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगमनिक तर्क विधि में किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो पहली जो प्रक्रिया है, स्वीकार किए गए कथनों से प्रारंभ करना, यानी कि जो सिद्ध पहले से जो कथन सिद्ध हैं उनका उपयोग करना, उनका प्रयोग करना, तो स्वयं सिद्ध होते हैं जो अभिग्रहित होते हैं। दूसरा है यहाँ पे शर्तें निर्धारित करना, शर्तें भी पहले से दी हुई होती है। तीसरा है तार्किक कारणों का उपयोग करना और चौथा है निष्कर्ष ज्ञात करना। फिर जो निष्कर्ष ज्ञात हो जाता है क्वेश्चन का कि पहले से जो सिद्ध दिया हुआ है फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सारा हमारा आंसर उसका आ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित में परिभाषाएं महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो गणित में परिभाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि परिभाषाएं अर्थ समझने का आधार होती हैं तथा अर्थ समझे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिना अर्थ के दोस्तों क्वेश्चन को हल करना पॉसिबल नहीं है। अगर हल करेंगे तो वह उसका जो करेक्ट आंसर है वह नहीं आ पाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रा संख्याएं क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो 4 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती है, क्वाड्रा संख्याएं कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वयं सिद्ध तथ्य क्या है। तो वह सरल और स्पष्ट सिद्धांत जिसकी सहायता से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और जिसको हम बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लेते हैं, यानी जो पहले से सिद्ध होते हैं और उनको हम जो है सत्य मान लेते हैं, उन पर कोई भी जांच पड़ताल हम नहीं करते क्योंकि पहले से सिद्ध किए हुए हैं वो प्रूफ के साथ। अब हम बात करेंगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, प्रत्युत्तर को उदाहरण सहित समझाइए। या प्रत्युत्तर क्या होता है। तो प्रत्युत्तर एक ऐसा प्रमाण होता है जिसकी सहायता से कथन को असत्य सिद्ध किया जा सकता है। प्रत्युत्तर यानी कि हम जो कथन हमारे सामने पेश किया गया है उसका कटाक्ष करके या उसके विपरीत कथन हम रख करके, सही कथन रख करके उसका कटाक्ष, उसको असत्य सिद्ध हम कर सकते हैं। और कुछ कथनों पर प्रतिबंध लगाकर, कुछ कथनों पर
प्रतिबंध लगाकर कथन को सत्य भी हम बना सकते हैं। उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। असत्य कथन को उपयुक्त प्रतिबंध लगाकर सत्य कथन बनाइए। तो पहला यहाँ पे, यदि आप एक संख्या को स्वयं उसी संख्या में भाग दें तो भागफल 1 प्राप्त होगा। तो पहला जो कथन है वो असत्य है, इसको प्रतिबंधित द्वारा सत्य बनाया जा सकता है। तो इस तरह होगा, यदि शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या को स्वयं उसी संख्या से भाग दे तो सदैव 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से प्रतिबंध लगाने पर वह जो कथन है वह सर्वसत्य हो जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिना किसी प्रतिबंध के कि एक संख्या में उसी संख्या का भाग दे तो 1 ही आए, क्योंकि 0 में किसी का भाग देंगे तो 1 थोड़ी आएगा, तो अनंत हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। तो फिर प्रतिबंध लगाने पर उसका जो करेक्ट आंसर आएगा। और दूसरा है, 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल सम होता है। 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल सम होता है। तो यह कथन सदैव असत्य है। इस कथन को किसी विशेष प्रतिबंध के द्वारा भी सत्य बनाना संभव नहीं है, क्योंकि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल सदैव विषम होता है। तो यह असत्य था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। संख्याओं का निम्नलिखित प्रतिरूप या पैटर्न लिया हुआ है, जिसे पास्कल त्रिभुज कहा जाता है। तो पास्कल त्रिभुज ये देख लिए आप, इस तरह से संख्याएं जो होती है पास्कल त्रिभुज में होती है। तो पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए एक चित्र है तो एक संख्या का योग 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, 3 यहाँ पे है तो 1 2 1 है तो 4 का योग, यानी कि सबका योग यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 4 8, यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 16, फिर 16 दूना 32 और 32 दूना यहाँ पे 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 64 दूना 64 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे पंक्तियों 7 और 8 के योगफलों के लिए आप क्या बता सकते हैं, यानी कि 7 और 8 का मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे देखिए 4 8 16 32, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से इनका आंसर आ जाएगा। और पंक्तियाँ 21 की संख्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप एक प्रतिरूप देख रहे हैं? पंक्ति n की संख्याओं के योग के निष्कर्ष के बारे में भी अनुमान लगाइए। तो पंक्ति 7 की संख्याओं का योग यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 गुणा 32 यहाँ पे हो रहा है, और 2 की पावर 6 जिसे हम लिख सकते हैं। 7वीं पंक्ति है 2 की पावर 6, यानी कि 1 कम हुआ है पावर में, यानी कि n-1 यहाँ पे हो चुका है। और 8वीं जो पंक्ति है तो उसकी संख्याओं का योग 32 दूना 64 यहाँ पे हुआ था, तो 64 गुणा 2 यहाँ पे हम करेंगे तो 128 हुआ, और जो 2 की पावर यहाँ पे 7 हुआ, है ना। तो पंक्ति 21 की संख्याओं का योग यहाँ पे 2 की पावर 20 होगा, क्योंकि सभी जो पंक्तियाँ हैं उनकी जो पावर में है तो वो एक उनसे कम हो रहा है, यानी कि n-1 हो रहा है। तो n पंक्तियों का योग यहाँ पे होगा 2 की पावर n-1। तो इस तरह से आपको इसका राइट आंसर दे देना है, अर्थात किसी भी पंक्ति में संख्याओं का जो योग है उसकी पूर्व की संख्या का 2 की घात के बराबर होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कथन क्या होता है? तो गणितीय रूप में स्वीकार्य कथन में कथन वह वाक्य है, स्वीकार्य कथन वह वाक्य है जो न तो आदेश सूचक वाक्य होता है और न ही विस्मयादिबोधक वाक्य। निसंदेह कथन एक प्रश्न भी नहीं है। उदाहरण, आपकी आंखों का रंग क्या है? यह एक प्रश्न है, न कि कथन। कृपया जाइए और मेरे लिए चाय लाइए, यह आदेश है, न कि कथन। और यहाँ पे हम बात करें कितना सुंदर सूर्योदय है, तो यह विस्मयादिबोधक टिप्पणी है, यह भी एक कथन नहीं है। फिर भी आपकी आंखों का रंग भूरा है, यह एक कथन है। सामान्यतः कथन जो है 3 प्रकार के होते हैं, सदैव सत्य, सदैव असत्य और संदिग्ध। यानी कि जो कथन हमेशा सत्य होते हैं, हमेशा असत्य होते हैं, या फिर बीच के असत्य भी हो सकते हैं, सत्य भी हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के कथन यहाँ पे होंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कंजेक्चर को उदाहरण की सहायता से समझाइए। कंजेक्चर क्या होता है? तो कंजेक्चर वह कथन है जिसमें हम अपने गणितीय ज्ञान और अनुभव अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मानते हैं। कंजेक्चर सत्य या असत्य हो सकता है, साथ ही हम उसे सिद्ध भी कर सकें तो यह एक प्रमेय हो जाता है। प्रतिरूपों को देखने और बुद्धिमत्तापूर्ण गणितीय अनुमान लगाने के लिए गणितज्ञ प्राय कंजेक्चर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। उदाहरण है, कोई भी 3 क्रमागत सम संख्याएं लेना है और उनका गुणनफल ज्ञात करना है।
उदाहरण के लिए 2 गुणा 4 गुणा 6 हमने यहाँ पे ले लिया तो 48 आ गए यहाँ पे, और 4 गुणा 6 गुणा 8 लिया 192 आ गया, और 6 गुणा 8 गुणा 10 ले लिया 480 आ गए यहाँ पे। 3 क्रमागत सम संख्या ले ली और उनका गुणनफल भी हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो क्या आप इन गुणनफलों से किसी प्रतिरूप का अनुमान लगा सकते हैं? इनके बारे में आप क्या कंजक्शन दे सकते हैं? तो इनके बारे में 3 टिप्पणियां यहाँ पे हम कर सकते हैं कि किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है, और दूसरा है किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 4 से भाज्य होता है, किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल जो है 6 से भाज्य होता है। इस तरह से हम और भी पॉइंट्स अगर हमें कुछ दिख रहा है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि पियानो के स्वयं सिद्ध तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताइए कि ये यूक्लिडीय कथनों से किस प्रकार अधिक स्पष्ट है। तो पियानो के स्वयं सिद्ध तथ्य, प्रसिद्ध गणितज्ञ पियानो 1858 से 1932 में, तो इन्होंने गणित को कुछ आधारभूत स्वयं सिद्ध तथ्य दिए। ये कथन यूक्लिडीय कथनों से अधिक स्पष्ट है। इनका वर्णन निम्न है। तो पहला दिया शून्य एक संख्या है, दूसरा दिया किसी भी संख्या के पश्चात एक दूसरी संख्या आती है, तीसरा यहाँ पे किसी भी एक संख्या के बाद 2 संख्याएं इकट्ठी नहीं आ सकती, और अगला चौथा है शून्य किसी भी संख्या के बाद आती है, शून्य किसी भी संख्या के बाद आता है। तो गणित की किसी भी शाखा की आधारभूत परिभाषाओं और प्रमेयों में अनेक स्वयंसिद्ध तथ्य हैं। अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित की नींव इन्हीं स्वयंसिद्ध तथ्यों और अभिग्रहितों पर रखी गई है। ज्यामितीय उत्पत्तियां भी स्वयंसिद्ध तथ्यों और अभिग्रहितों से क्रमशः विकसित की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि निगमिक तर्क की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं और निष्कर्ष के नियमों का प्रयोग किसी चीज को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, निगमनिक तर्क कहलाता है। इस प्रकार का तर्क किसी ऐसे व्यापक कथन या परिभाषा से शुरू होता है जिसे बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाता है और उसे उत्पत्ति के अगले चरण को निगमन किया जाता है। जैसे हम निम्नलिखित कथनों को स्वीकार करते हैं कि सभी इंसान नश्वर हैं और राघव एक इंसान है। क और ख को हम निष्कर्ष पर पहुंचने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि राघव नश्वर है, क्योंकि सभी इंसान जो नश्वर हैं तो राघव एक इंसान है, तो सभी इंसान नश्वर हैं तो राघव भी नश्वर होगा। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्वयंसिद्ध की व्याख्या कीजिए स्वयंसिद्ध तथ्य की। तो गणित के किसी भी तंत्र, तर्क, कथन अथवा प्रकथन को जिससे द्वितीय तर्क, कथन अथवा प्रकथन निष्पादित किए जाएं स्वयंसिद्ध तथ्य कहलाता है, यानी कि पहले से जो सिद्ध हुए होते हैं। तो प्राचीन समय में स्वयंसिद्ध तथ्य वह कथन माना जाता था जिसका अपना प्रमाण स्वयं ही होता था तथा उसके लिए किसी अलग प्रमाण की आवश्यकता न थी। आधुनिक गणित में इस धारणा में कुछ संशोधन करके स्वीकार किया गया है। आधुनिक गणित में क्या हुआ है यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वयंसिद्ध तथ्य वह कथन यह मान्यता है जिसका प्रयोग किसी अन्य क्रमबद्ध तंत्र के विकास में सुविधा के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्वयंसिद्ध तथ्य वह कथन है जिसका प्रयोग बिना प्रमाण के किया जा सके, यानी कि प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं होती, हम उसे पहले से ही सिद्ध या सत्य मान लेते हैं। यूक्लिड ने निम्नांकित स्वयंसिद्ध तथ्य दिए हैं। पहला है यहाँ पे, यदि आप राशियों में समान राशि जोड़ी जाए तो परिणाम समान रहता है। यदि समान राशियों में समान राशि जोड़ी जाए तो परिणाम समान रहता है। दूसरा है यहाँ पे, संपूर्ण अपने किसी भी भाग से हमेशा खड़ा होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिग्रहित की जो उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। अभिग्रहित गणित विषय में हम किसी प्रमेय को प्रमाणित या सिद्ध करने के लिए पहले से ही सिद्ध की हुई प्रमेय के प्रमाण पर निर्भर रहते हैं। इसी क्रम में आगामी प्रमेय प्रमाणित होती जाती है। यदि हम इसके विपरीत चले तो अंत में पहली प्रमेय पर पहुंच जाएंगे। इस प्रथम प्रमेय को सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए कुछ कथनों व नियमों या उनकी सत्यता बिना किसी प्रमाण के स्वीकार करना पड़ता है। किसी भी प्रणाली के वे जो प्रारंभिक नियम उनकी सत्यता बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रणाली को अभिग्रहण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी प्रमेय ऐसी होती है जिनको जो है सत्य ना होते हुए भी हमें उन्हें सत्य मानना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा आंसर है क्वेश्चन का वो उन्हीं पर डिपेंड होता है। उस फॉर्मूले को लागू करने पर ही हमारा जो आंसर आएगा, तो उन्हें हमें सत्य मानना ही पड़ता है। तो प्रत्येक प्रणाली में अपने अपने अभिग्रहित होते हैं जिन्हें उस प्रणाली के अंतर्गत बिना किसी प्रमाण के स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अंकगणित में शून्य संख्या या उत्तराधिकारी सेंसेसर मानेंगे तो निम्नलिखित अभिग्रहित प्रकट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे?
पहला हम देखते हैं, प्रत्येक संख्या का अपना एक अलग उत्तराधिकारी होगा, जैसे 4 के बाद सदा 5 ही आएगा। और दूसरा है, जिन दो संख्याओं का उत्तराधिकारी एक ही हो वह समरूप संख्याएं कहलाएंगी। तीसरे नंबर पर है, शून्य एक संख्या है। चौथा है, शून्य से पहले कोई संख्या नहीं होती, क्योंकि शून्य किसी भी संख्या का उत्तराधिकारी नहीं होता। तो इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मैंने आपको टाइटल में बताया था कि उच्च प्राथमिक संख्याओं में गणित के सीखने सिखाने के विभिन्न तरीकों से किसी एक गतिविधि के द्वारा स्पष्ट करना है। अपने विचारों में आपको इसमें लिखना है कि अभ्यास शिक्षण के दौरान कक्षा में गणित विषय में आप द्वारा कराई गई किस प्रकार से आप उनको शिक्षण करवाओगे। तो 2016 में क्वेश्चन आया है, 17 में भी आया है, और इस बार भी दोस्तों आने के पूरे इस क्वेश्चन के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गणित सीखने सिखाने की सार्थक प्रक्रिया में प्रत्येक बालक की हर समय सक्रिय भागीदारी रहती है। साथ ही साथ शिक्षक यह मानता है कि बच्चों को शिक्षक द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। बच्चे जो भी सीखते हैं वह स्वयं अपनी गति से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। शिक्षक मात्र उनमें मददगार होता है या प्रोत्साहक होता है। सीखने के उपयुक्त नजरिए को रचनावादियों ने रचनावादी नजरिए का नाम दिया है। हम सिखाने की ऐसी प्रक्रिया को समझेंगे जिसमें शिक्षक बच्चों के लिए एक सहयोगी की भूमिका में होता है और बच्चे खुद खोजबीन करते हुए अपनी गति से सीखने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः गणित की कक्षा में बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे बुनियादी संक्रियाओं को लागू करना सीखेंगे ताकि वे गणना को सही तथा जल्दी हल कर सकें। इसके बाद उम्मीद की जाती है कि वे इन संक्रियाओं से संबंधित इबारती सवाल हल कर लेंगे। तरीका यह होता है कि सबसे पहले शिक्षक एक खास किस्म के सवाल को करने का तरीका उन्हें समझा देते हैं। इसके बाद वह बच्चों को उसी किस्म के कई सवाल उसी तरह से हल करने को दे देते हैं। यानी कि दोस्तों नॉर्मली हमने देखा होगा कि सवाल हल करने का जो अर्थ है यह हो सकता है कि शिक्षक की बात सुनो, चंद हल तथा गणितीय तथ्य याद कर लो, फिर उन्हें उपयुक्त ढंग से हल करवा लो, है ना। कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में एक साथ हम एक ही सेम पैटर्न पर काफ़ी सवाल होते हैं, तो टीचर द्वारा एक सवाल हमें हल करवा दिया जाता है और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें खुद हल करना पड़ता है, क्योंकि सारे जो सेम पैटर्न होता है। तो इस तरह से हमें इसमें आंसर देना है। इससे पूरी प्रक्रिया में गणितीय सोच का विकास नहीं होता। गणना के मूल कौशल का विकास हासिल करना निश्चित रूप से जरूरी है, किंतु अभ्यास करके सीखना या रटकर सीखना नहीं। इस प्रक्रिया में गणित की अवधारणाएं नहीं सीख सकते हैं। आगे है, अध्यापक ने कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटा। यहाँ पे हम गतिविधि यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचर ने किस प्रकार से बच्चों को सिखाया। तो एक छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। एक समूह को वॉलीबॉल का मैदान, दूसरे समूह को प्रार्थना स्थल, तीसरे समूह को विद्यालय का पूरा परिसर, चौथे समूह को एल आकार के बने मैदान में इत्यादि का निर्धारण करते हुए निर्देशानुसार गतिविधि करने को कहा। निर्देश यह थे कि प्रत्येक समूह को पता लगाना है कि उनके लिए निर्धारित स्थान पर तार की बाड़ लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो बच्चे अपने समूह के लिए निर्धारित मैदान के पास थे तथा चर्चा कर रहे थे। शिक्षक उनकी चर्चा पर नजर रखे हुए थे। सारे बच्चे चर्चा कर जब अपने मैदान को नापकर खड़े हुए थे तब शिक्षक ने उन्हें पूछा कि बताएं अपने अपने मैदान को आपने कैसे नापा। एक समूह ने कहा उसे नापने के लिए एक इकाई की आवश्यकता थी, अतः हमने हमारे हाथ का उपयोग किया। दूसरे छात्र ने कहा हमने कदम का उपयोग किया। तीसरे समूह ने कहा हमने एक डंडे को इकाई बनाया। उस प्रकार से जवाब सुनकर शिक्षक ने उन्हें फिर पूछा कि क्या आपके समूह में सारे बच्चों ने नाप एक जैसे आए। तब छात्रों ने अपने हाथ को कदम को फिर नाप कर देखा तथा उनमें संबंध बनाने का एवं तार का माप निकालने में लग गए। जब सबका माप अलग अलग आने लगा तो उनको लगा कि हमने एक मानक नाप की ज़रूरत होगी और फिर समूह ने उस डंडे के नाप को मानक जो नाप है मान लिया। यानी कि पैर और हाथ तो अलग अलग नाप के हो गए तो डंडा तो सेम ही होगा ना। तो अध्यापक ने फिर प्रश्न किया कि क्या बाजार से तार लाने के लिए भी दुकानदार के पास इसी नापकार का डंडा होगा। तब उन्होंने समर्थता बताई कि इस प्रकार से अधिक चर्चा कर उस पर एक मानक नाप की फिट पर आए तथा अपने अपने मैदान के लिए नाप में को फिट में बदलकर उस तार की लंबाई को पता कर लिया, यानी कि फुट में फिर पता कर लिया। डंडे से नापा तो दुकानदार के पास डंडा तो होगा ही नहीं कि सेम जो आकार है सेम साइज का डंडा होना मुश्किल है। तो उसके लिए दोस्तों फिट से नापा और इतने फिट का हो गया तो इतने फिट का तार हम वहाँ से ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक गतिविधि भी इसमें ऐड कर देनी है।
तो दोस्तों यार बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस फर्स्ट यूनिट में। तो जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। इसके जो PDF है वो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दें टेलीग्राम पर PDF डालने के लिए। दोस्तों कॉपीराइट इशू हो जाएगा, तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।